Good morning, students. Myself, Apeksha Mendes. Today we will start last unit of biology, which is ecology. In this unit, there are four chapters, in which first is organisms and populations, second one is ecosystem, third one is biodiversity and conservation, and the fourth one is environmental issues. Today we will study about the chapter organism and population. Okay, before starting the chapter, we need to know that what is ecology. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इकोलॉजी क्या होती है. इकोलॉजी जो है ये साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं. यानी जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका 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 एबायोटिक कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब का आपस में क्या रिलेशंस हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ओके, अब जो इकोलॉजी है इसके भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होते हैं. ठीक है, जैसे किसी भी जैसे आपने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन में पूरी एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है. ठीक है, एक चेन होती है जिसमें हर किसी का अपना प्लेस होता है, जिसमें किंगडम का अलग प्लेस होता है, फाइलम का अलग प्लेस होता है. तो ऐसे ही सेम लेवल्स इकोलॉजी में भी होते हैं और हर एक लेवल का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है. इसको हम लेवल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी कह सकते हैं, और इसको हम हायरार्की भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हियर यू कैन सी फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म. इस चेन में सबसे पहला कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी लिविंग कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट का, जो कि इंडिविजुअली जिसको हम स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये सबसे छोटा लेवल होता है इकोलॉजिकल हायरार्की का. इसको सबसे छोटा लेवल माना जाता है. अगर जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें सबसे छोटा लेवल जो होता है वो स्पीसीज का होता है. इसी तरह से जो ये हमारा इकोलॉजिकल हायरार्की है इसमें सबसे छोटा लेवल ऑर्गेनिजम्स का होता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी हमें कोई भी गिवन एरिया है उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनका जो सम टोटल है वो उसकी पॉपुलेशन को डिफाइन करता है. सपोज हम एक एरिया ले लेते हैं, लाइक जैसे स्कूल है हमारा. ठीक है, अगर हम अपने पूरे स्कूल की बात करें तो उस एरिया में जितने भी प्लांट्स होंगे, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिविंग, तो उसमें जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे, जितने भी बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन इन द पॉपुलेशन. उन सब का जो टोटल होगा, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब का जो टोटल होगा वो उस एरिया का पॉपुलेशन कहलाएगा. ठीक है, तो पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन. नेक्स्ट इज स्पीसीज. अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज जो है इंडिविजुअल का एक ग्रुप होता है. किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम स्पीसीज कहते हैं. और उसमें भी वो ग्रुप जो एक दूसरे के जैसा दिखाई देता है, एक दूसरे से रिजेंबल करता है, प्लस वो एक आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, उनमें आपस में रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. ठीक है, ये सब मिलके स्पीसीज बनाते हैं. उसके बाद आती है कम्युनिटी. कम्युनिटी में हम इसको बायोटिक कम्युनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में क्या होता है, जितनी भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, सारी पॉपुलेशन की जितनी भी स्पीसीज हैं वो जब एक एरिया में असेंबल होके रहते हैं, एक एरिया में असेंबल होके या इकट्ठा होके जब वो एक एरिया में रहते हैं तो उसको कंप्लीटली हम बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं. ठीक है, ये और उसमें जितनी भी पॉपुलेशन होती है, चाहे उसमें स्पीसीज एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की हो, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं. ठीक है, तो उसको हम बायोटिक कम्युनिटी या कम्युनिटी का नाम देते हैं. ये जो बायोटिक कम्युनिटी होती है ये 3 टाइप की होती है: प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्लांट कम्युनिटी में सारे प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं,
एनिमल कम्युनिटी में एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी में जितने भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनका जो टोटल होता है प्लस उनके बीच में क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है, इन सबको हम एक साथ मिला के इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन है, उनमें एनर्जी का एक्सचेंज है, प्लस न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग है, इन सबको हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम कहते हैं मिला के। नेक्स्ट आता है बायोम। एक और यूनिट होती है बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम होता है ये एनवायरनमेंट की बहुत लार्ज यूनिट होती है। बायोम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटी इंक्लूड की जाती है जिनके कॉमन कैरेक्टर होते हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट के लिए कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं, यानी उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो एनवायरनमेंट के लिए कॉमन होती है, चाहे वो उसको बैडली इफेक्ट करे चाहे वो बेनिफिट करे, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज कॉमन होती हैं उसको फिर हम कलेक्टिवली बायोम कहते हैं। ठीक है, लास्ट होता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो होता है वर्ल्ड के जितने भी इकोसिस्टम है, चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, वर्ल्ड में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सब मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोम्स की कि सबसे बड़े बायोम्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड में। ठीक है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरनमेंट जो है ये जितनी भी हमारे किसी भी एरिया में जितनी भी फिजिकल और बायोटिक कंडीशंस होती हैं उन सब का टोटल, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को जो कंडीशंस अफेक्ट करती हैं वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है, चाहे वो फिजिकल कंडीशंस हो, चाहे वो बायोटिक कंडीशंस हो, या फिर वो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो। ये सारी कंडीशंस जो होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करती हैं, वो एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है, अब हमें भी पता है कि हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप के सीजन्स होते हैं। समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। ठीक है, ये सारे सीजन्स होते किस वजह से हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ये सारे जो सीजन्स होते हैं ये कहा जाता है कि जब अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट भी होते हैं और जिसकी वजह से सीजन भी चेंज होते हैं। ठीक है, अब बायोम्स की अगर बात करें तो मेनली जो बायोम्स हैं ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मेनली जो है 6 बायोम्स हैं हमारे उसमें इकोसिस्टम में। 6 बायोम्स है जिसमें सबसे पहला आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, दूसरा होता है कोनीफेरस फॉरेस्ट, तीसरा होता है टेम्परेट फॉरेस्ट, फोर्थ है ग्रासलैंड, फिफ्थ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सिक्स्थ है डेजर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये जो बायोम्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से। प्रेसिपिटेशन से मतलब है कि वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर जो होता है, रेनफॉल और स्नोफॉल, ये तीनों मिलके प्रेसिपिटेशन में आते हैं, यानी ह्यूमिडिटी में स्नो भी होता है और वाटर भी होता है। ठीक है, और प्लस एनुअल टेम्परेचर, इन सब के बेस पे ये जो बायोम्स हैं इनको डिवाइड किया गया है। कैसे? ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे हमारा इंक्लूड किया गया एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन, यानी जो उसमें वाटर कंटेंट या फिर उस जगह पे रेनफॉल कितनी, स्नोफॉल कितना और वाटर कंटेंट कितना है, ये तीनों मिला के प्रेसिपिटेशन को शो करते हैं। और इधर आप वर्टिकल एक्सिस पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर शो किया गया है। ठीक है, तो अगर हम हमारे बायोम्स की बात करें तो हम इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस बायोम में रेनफॉल सबसे कम है, यानी प्रेसिपिटेशन सबसे कम किस बायोम में है। यहाँ आप देख सकते हो सबसे कम प्रेसिपिटेशन जो होता है वो डेजर्ट में होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी हमारा डेजर्ट में ही होता है। यहाँ आप देख सकते हो रेनफॉल भी सबसे कम, ये वाटर प्रेसिपिटेशन भी सबसे कम डेजर्ट में होता है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा
डेजर्ट में होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा की, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वाटर रेनफॉल जो होता है या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन जो होता है वो भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपको दो बायोम्स क्लियर हो गए, एक वो बायोम जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है, ठीक है। एक वो बायोम जिसमें टेम्परेचर भी कम होता है एंड जो प्रेसिपिटेशन है वो भी कम होता है, वो है आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ये कोनीफेरस फॉरेस्ट। इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोन प्लांट पाए जाते हैं, जैसे हमारा पाइनस होता है, जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो हमारे कोनीफेरस फॉरेस्ट में आते हैं, जैसे पाइनस होता है, इनकी शेप जो है ये कोन की तरह होती है, इसलिए इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट हैं इनमें एनुअल प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है और इनमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, इसका नाम आपने भी सुना होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे पूरा टाइम बारिश होती रहती है, इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड होता है इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत कम होता है, डेजर्ट से ज़्यादा होता है और बाकी अदर से बहुत कम होता है जो हमारा ग्रासलैंड है। उसके बाद आते हैं हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, डेजर्ट से कम होता है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ग्रासलैंड से भी कम होता है और डेजर्ट के इक्वल होता है और ग्रासलैंड के से कम होता है, इसलिए इनको टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है। और इनमें एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है वो पर सेंटीमीटर 203 होता है, ठीक है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं ये हमारे बायोम्स हैं और इनका किस किस तरह से एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि सबसे जो हैवी रेन वाला फॉरेस्ट है वो कौन से होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं हमारे। और जो सबसे जो हम कह सकते हैं सबसे जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन सबसे कम होता है, वो कौन से फॉरेस्ट हैं, वो हमारे डेजर्ट होते हैं। और वो फॉरेस्ट वो या फिर वो बायोम जिनमें प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, टेम्परेचर भी माइनस में होता है, वो आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा होते हैं। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्कटिक पे आते हैं या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे या फिर डेजर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि इकोसिस्टम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जितने भी इसमें इंडिविजुअल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स का रोल होता है, ठीक है। तो मेनली दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट जो है इनको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं, जिसमें दो तरह के कंपोनेंट आते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर और एडाफिक फैक्टर, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि रेन, उस एरिया में रेन कितनी होती है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाइंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सारे जो होते हैं ये हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं, जो कि एनिमल्स जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं उनके उनके सरवाइव करने के लिए जो क्लाइमेट का मेंटेनेंस होता है वो इन क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। दूसरा है एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स में आती है हमारी सोइल आती है, सोइल का पीएच आता है, उसमें मिनरल्स कितने हैं और टोपोग्राफी, ठीक है, ये सब हमारा एडाफिक फैक्टर्स में आता है। अब हम बात करें अगर बायोटिक फैक्टर्स की, तो इसमें तीन फैक्टर्स आते हैं मेनली, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर टू दीज टर्म्स, ओके। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसमें हमारे ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स।
कंज्यूमर्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शरी, क्वाटनरी और हेटेरोट्रॉप्स, ये सारे हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। फिर आता है हमारा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में हमारे बैक्टीरिया और फंगई आते हैं जो कि डेड बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं और सोइल में मिलाते हैं। प्लस हमारे इसमें सेप्रोट्रॉफ्स आते हैं, सेप्रोफाइट्स जिनको हम कहते हैं, जो कि डेड और डिके मटेरियल पे फीड करते हैं, वो हमारे डिकम्पोजर्स में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे कि ये एबायोटिक फैक्टर्स जो है किस किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर जो है एनवायरनमेंट के वो है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोइल। ठीक है, और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो है पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स एंड कंपीटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो है ये सबसे रिलीवेंट फैक्टर है हमारे उसका इकोलॉजी का सबसे रिलीवेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो लैंड है, लैंड के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें सब में टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। और टेम्परेचर जो है ये सीजन्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम समर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विंटर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर टेम्परेचर के रेंज की बात करें तो जो पोलर एरियाज होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, और जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं उनमें समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो टेम्परेचर की रेंज होती है इससे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं उन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो भी अफेक्ट होती है, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम्स को वर्क करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड यूनिट तक टेम्परेचर, अगर उससे ऊपर हो जाता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उनको एक लिमिटेड जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं उसको उनको वर्क करने के लिए उस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। दूसरा, ये जो टेम्परेचर होता है ये हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी अफेक्ट करता है। दूसरा, हमारी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उनको भी ये टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर के बेस पे एनिमल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होते हैं हमारे यूरीथर्मल एनिमल्स। यूरीथर्मल का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को भी, टेम्परेचर अगर बढ़ता रहता है तो उसकी हाई रेंज को भी वो टोलरेट कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल एनिमल्स। स्टेनोथर्मल एनिमल्स वो होते हैं या ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि बहुत कम रेंज होती है टेम्परेचर की जिसको वो टोलरेट कर सकते हैं। इनको स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि पोलर बियर्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है या फैक्टर है वाटर, जिसकी हम बात करेंगे। वाटर का आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का, इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो जितने भी एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ये वाटर पे डिपेंड करती है। इस पॉइंट का मतलब है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको रिप्रोडक्शन के लिए भी वाटर की नीड होती है, प्लस उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वाटर की नीड होती है। मेनली अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए वाटर कंटेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि वो वाटर में ही रिप्रोडक्शन कर पाते हैं और वाटर के थ्रू ही वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो अगर वहाँ पे वाटर नहीं होगा, वाटर लेवल कम होगा, तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी यानी रिप्रोडक्शन भी इफेक्ट होगा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट होगा। ठीक है, अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए वाटर का केमिकल कंपोजिशन, वाटर की पीएच, उसकी सैलिनिटी यानी उसमें कितना साल्ट प्रेजेंट है, और वाटर का टेम्परेचर, ये सारे ही फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है यूरीहेलिन। यूरीहेलिन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खारा पानी है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है, साल्ट लेवल ज़्यादा होता है, उस पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको यूरीहेलिन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे स्टीनोहेलिन ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि साफ मेनली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, यानी जहाँ पे सैलिनिटी बहुत कम होती है। उन एनिमल्स को हम स्टीनोहेलिन एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, स्टीनोहेलिन ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट की। लाइट भी एक इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि जो हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए या उनमें जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उसके लिए लाइट की बहुत उसमें लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उनको लाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और जिससे ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत कम लाइट में भी परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये ओवर शेडोड होते हैं, यानी बड़े 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 प्लांट्स के नीचे होते हैं, तो इन तक जो सनलाइट है वो बहुत कम पहुंच पाती है। तो इनमें कुछ इसी तरह का अडेप्टेशन होता है, या आप कह सकते हैं कि अपने आप को उसी तरह से ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं कि ये कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जिनको फूड प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब उनके रिप्रोडक्शन के लिए उनके लिए लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है, जिससे कि वो अपना रिप्रोडक्शन कर पाते हैं और माइग्रेशन कर पाते हैं। ऐसे एनिमल्स को डायर्नल एनिमल्स कहते हैं, यानी जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को दिन में परफॉर्म करते हैं, यानी जो कि ज़्यादा लाइट की प्रेजेंस में ऐसा करते हैं। ठीक है, अब जो एनिमल्स सीजनल वेरिएशन यूज़ करते हैं लाइट इंटेंसिटी में या फोटो पीरियड में, उनका टाइम भी ज़्यादा होता है, रिप्रोडक्शन और माइग्रेशन का टाइम जो है ये सब लाइट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने स्टियोफाइट्स की बात की थी, यानी जो छोटे छोटे श्रब्स और हर्ब्स होते हैं इनको हम स्टियोफाइट्स कहते हैं। ये कैनोपी फॉरेस्ट ट्रीज के नीचे होते हैं। कैनोपी ट्रीज से मतलब है जिन ट्रीज की हाइट बहुत ज़्यादा होती है उनको हम कैनोपी ट्रीज कहते हैं। सॉरी, कैनोपी ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, यानी जो दूसरे पेड़ों से ढके हुए होते हैं। और ये अपने आप को जिसमें हर्ब्स और श्रब्स आते हैं, हर्ब्स और श्रब्स को हम कलेक्टिवली कैनोपी भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी वाटर की डिफरेंट डेप्थ पे होता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सेम लेवल पे प्रेजेंट नहीं होते, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो रेड एल्गी है उसको फोटोसिंथेसिस अगर उसको कम लाइट मिले उसमें भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो इसलिए जो रेड एल्गी है वो बहुत ज़्यादा गहरे पानी में होती है जहाँ तक सनलाइट बहुत कम पहुँच पाती है। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी होती है उसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, वो वो अपर लेवल पे होती है। ठीक है, कि जहाँ पे सनलाइट इजीली पहुँच सके। अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर है सोइल। ठीक है, सोइल का नेचर और प्रॉपर्टी जो है वो क्लाइमेट पे और वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है, यानी वहाँ का मौसम कैसा है प्लस वेदरिंग होती है, जब बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फिर वो और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में टूटती हैं और जिससे सोइल बनती है, तो इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है सोइल का जो नेचर होगा वो मेनली वेदरिंग पे और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सोइल की वो ही प्लांट्स के टाइप को डिफाइन करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जो कैक्टस प्लांट होते हैं, यानी जिनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वो सैंड में भी हो सकते हैं। सैंडी सोइल जो होती है हमारी, क्योंकि हमें पता है जो सैंडी सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये प्लांट्स उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। उनकी ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जिस तरह की होती है क्योंकि वो उसमें भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा जो बॉटम सेडिमेंट्स होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो तली पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके कैरेक्टर ही बेंथिक एनिमल्स को डिपेंड कर मतलब डिटरमाइन करते हैं कि वो जो वहाँ रह सकते हैं। बेंथिक एनिमल्स होते हैं जो कि किसी भी वाटर बॉडी के बिल्कुल तली में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहते हैं, उनको हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है,
सोइल का कंपोजिशन, ग्रेन का साइज और एग्रीगेशन। ठीक है, यानी सोइल किस कौन कौन से पार्टिकल से बनी है, उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा है, कौन कौन से मिनरल्स